हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हैं? आज मोशन लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बेटे लेक्चर नंबर 3 प्रथम संक्रमण श्रेणी भाग 1 की। एक्चुअली क्या है बच्चों कि जब आप डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में आपको पता है कि पहले हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे, देन फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। और जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक में हमें चारों ही श्रेणियों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें डिटेल में स्टडी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की ही करनी है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी के ही तत्वों के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। उनका जो जितनी भी चीजें हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है भाग नंबर 1। ठीक है, तो एक एक करके हम जो है इसके अलग अलग भाग पढ़ते जाएंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की डिटेल स्टडी के लिए। बाकी के जो तत्व हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है अलग द्वितीय तृतीय चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्वों की, तो उनके अदर एस्पेक्ट्स में हम लोग बात कर लेंगे। पर यहाँ पर मेनली हमें जो फोकस करना है वो किस पर करना है? सिर्फ प्रथम संक्रमण श्रेणी पर। ठीक है, अब प्रथम संक्रमण श्रेणी की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहली ही बात यहाँ पर होगी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कारण पर। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें भी करी थी। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, पूरे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक साथ हम लोगों ने वहां पर बनाया था। पर अब क्योंकि हम ऑफिशियली है ना, हम अपना प्रथम संक्रमण श्रेणी या डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में अलग से बताना पड़ेगा, इसलिए दोबारा बताती हूँ। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कारण क्या होंगे देखिएगा। अब आपको पता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? साइंस, टीचर, विनिता, क्रमानी, मन, फे, को, नी, क्यों, जान जलाती हो। बोलिए, मैंने आप लोगों से यही कहा था कल भी हमारी इसी पर चर्चा हुई थी। क्या चर्चा हुई थी कि आप लोगों को इनके नाम याद रखने की ये जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सीक्वेंस याद रखो। क्लियर है? और नाम भी याद रहते तो बहुत ही अच्छी बात है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो इस तरीके से अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप लोगों को मैं कल बता चुकी हूँ कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए डिटेल में सभी के बारे में बताया था, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बारे में। प्रथम संक्रमण श्रेणी चौथे आवर्त से शुरू होती है, तो गैस कौन सी लगेगी? तीसरे आवर्त की हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो सभी में कौन सी गैस लगेगी? आर्गन लिख करके कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा। आर्गन 3D और 4s। बोलिए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही था प्रथम संक्रमण श्रेणी का। तो देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3D 4s, हम लिख करके इसको कंप्लीट करते हैं। आर्गन 3D 4s, ये एक्चुअली आपका क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ में। तो आर्गन 3D 4s, आर्गन 3D 4s, आर्गन 3D 4s, आर्गन 3D 4s, आर्गन 3D 4s। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी का, आर्गन 3D 4s और आर्गन 3D 4s। और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में भरा जाता है, इसीलिए इसको 3D सीरीज भी कहते हैं। हमने बात कल की थी। और इसकी हम लोगों ने ट्रिक क्या बनाई थी बेटा कि 10 बच्चों की दौड़ में क्रोमियम और कॉपर फर्स्ट आते हैं, बाकी के जो बच्चे होते हैं वो सब क्या आ जाते हैं? सेकंड आ जाते हैं। बोलिए, यही बात की थी। तो 4s में क्रोमियम और कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन। और गिनती कहां से शुरू करनी है? 3 से। क्यों करनी है? क्योंकि वर्ग नंबर 3 के तत्व है, इसलिए। तो ये वर्ग नंबर 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के 12 तक के जो तत्व हैं उनकी गिनती 3 से चालू करनी है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कंप्लीट करना है। तो 3, 2 और 1 हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है ना, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 7 और 2 9 ही होते हैं ना। हाँ, 9 के बाद में हो गया भाई 10, देन फिर 11 और फिर ये हो गया 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो गिनती गिन लेंगे। भाई मेरे साथ में गिनते रहा करो, है ना। जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो साथ के साथ में गिनते रहा करो, हो सकता है इधर उधर कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आता है?
3d में आता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरने के पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। पर यहाँ देखिए, आप इस क्रोमियम को देखिए और इस कॉपर को देखिए, ये देखो आप क्रोमियम और ये देखिए आप कॉपर, कुछ अलग नजर आ रहे हैं। आप बोल रहे हो मैडम कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3d में भरा होना चाहिए। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि 3d में भरा होना चाहिए तो 4s पूरा होना चाहिए, तभी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, है ना। तो यहाँ तो आपने एक ही इलेक्ट्रॉन भर दिया और यहाँ भी आपने एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है। तो देखो मैंने वहां लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कारण। तो अब इसके कारण बताती हूँ। एक्सेप्शंस नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री, ओनली एक्सप्लेनेशन इज देयर। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आता तो फिर एक्सेप्शन है। अब यहाँ तो एक्सप्लेनेशन आता है तो मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो देखिए क्रोमियम और कॉपर में आप देखिए विन्यास जो है वो थोड़ा अलग टाइप का आपको नजर आ रहा है ना। इस अलग टाइप के विन्यास का कारण क्या है? इसके दो कारण है। क्या कारण है कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्रोमियम तथा कॉपर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखते हो या इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो वो किसके अकॉर्डिंग भरते हैं? आफबाउ के नियम के अनुसार भरते हैं। बोलिए, आफबाउ के नियम के अनुसार भरते हैं ना। n+l का रूल, पाउली का रूल, हुंड का रूल हम लगाते थे वहां पर, है ना। ये तीनों रूल मिलकर के एक प्रिंसिपल बनाता है, क्या? आफबाउ प्रिंसिपल बनाता है। तो क्रोमियम और कॉपर आफबाउ सिद्धांत, आफबाउ सिद्धांत से विचलन दर्शाते हुए विन्यास बनाते हैं। बोलो, बना रहे हैं ना। अब इसका कुछ ना कुछ कारण है ना। पहला कारण तो देखिएगा क्या है, अवयव विन्यास से विचलन दर्शाते हुए विन्यास बना रहे हैं। तो इसका देखिए कारण नंबर 1। कारण नंबर एक क्या है कि D5 तथा D10 विन्यास स्थायित्व दर्शाता है या प्रदान करता है। देखिए, जब आप इधर आपने दो इलेक्ट्रॉन भरे, अगर आप इधर 4 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन भरते तो क्या वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रह पाता? नहीं रह पाता। तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इधर ये 5 होगा, इधर एक 6 एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s में डाल दिया। तो क्या हुआ है कि D5 और D10, क्योंकि आपको पता है हाफ फील्ड, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वो तत्व को स्थायित्व प्रदान करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो D5 तथा D10 अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण क्या करते हैं? स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो D5 तथा D10 मैं लिख देती हूं डिटेल में यहाँ पर, D5 तथा D10 अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण स्थायित्व प्रदान करते हैं। स्थायित्व प्रदान करते हैं। बोलिए, D5 और D10 विन्यास होने की वजह से क्या होता है? ये जो तत्व होते हैं इनका विन्यास कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और ये जो तत्व है अन्य तत्वों की अपेक्षा स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। अब स्थायित्व ग्रहण करने का एक कारण और है। क्या भाई? क्रोमियम और कॉपर का अवयव सिद्धांत से विचलन दर्शाना का एक कारण तो ये रहा कि भाई अगर आप जो है इधर 4 इलेक्ट्रॉन ना करके 5 इलेक्ट्रॉन कर दो और इधर 9 इलेक्ट्रॉन ना करके 10 इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक बन जाएंगे। अब ये होगा क्यों? उसका भी कारण है, तो हम लिख देते कारण नंबर 2। कारण नंबर 1 का ही एक्सप्लेनेशन आपको कारण नंबर 2 में भी मिलेगा। कारण नंबर 2 क्या बोलता है कि भाई 3D और 4s जो कक्षक हैं उनकी जो ऊर्जाएं हैं ना बेटा, उनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है। ठीक है, 3D और 4s कक्षक की जो ऊर्जाएं हैं, देखो n+l के रूल के अकॉर्डिंग, है ना, 3D की जो n+l की वैल्यू है ना, मैंने यहाँ पर बताई थी। देखो
3D के लिए n प्लस एल की वैल्यू जो है वो कितनी है, देखिएगा 3 प्लस आपको पता है SPD 0 1 2 कितनी है 2, n प्लस एल की वैल्यू कितनी है बेटा 5, और 4s के लिए देखिएगा 4 प्लस 0 कितनी आई 4। तो हम बोलते हैं, अब वो प्रिंसिपल बोलता है क्या, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसे दिए जाए, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में डाले जाएंगे, देन फिर बाद में 3D में डाले जाएंगे। तो एक कारण तो ये हुआ। अब आप बोल रहे हो कि मैडम इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, स्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी अर्धपूरित विन्यास बनाने के लिए और स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास बनाने के लिए, तो इनकी तो ऊर्जाओं में अंतर है। फिर ऐसा क्यों हुआ? आप बोल रहे हो कि पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए। तो इसका कारण क्या है कि 3D तथा 4s कक्षकों की ऊर्जाओं में कम अंतर पाया जाता है, कम अंतर पाया जाता है, इसलिए इनके मध्य इलेक्ट्रॉन विनिमय संभव हो पाता है। और इलेक्ट्रॉन विनिमय संभव है तो फिर यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाकर के हम अर्धपूरित और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाकर के हम पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसका जो कारण है और वो प्रिंसिपल से जो विचलन का कारण है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। क्या क्या कारण है कि क्रोमियम और कॉपर क्योंकि ऑफ प्रिंसिपल से जो है विचलन दर्शा रहे हैं, तो विचलन दर्शाने के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि D5 और D10 अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास होने के कारण स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो स्थायित्व प्रदान करते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात तो हम करते ही हैं, है ना, हम तो अच्छे बच्चे हैं। और कारण नंबर 2 क्या है कि 3D तथा 4s कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। तो जब ऊर्जा में, अरे यार एक सीढ़ी है ना, अब सीढ़ियां जब पास पास होती तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी चढ़ने के लिए आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, ऊंचाइयों की तरफ जाना है, तो आप क्या करते हो, दो दो सीढ़ी एक साथ चढ़ते हो ना, क्योंकि ऊर्जा में अंतर कम है। तो ये वैसे ही तो है ऊर्जा, है ना। तो 3D और 4s की ऊर्जाओं में अंतर कम है, अंतर कम है तो उधर के इलेक्ट्रॉन इधर के इलेक्ट्रॉन उधर आराम से हो पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का विनिमय इजीली हो पाता है और यहाँ पर स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि क्रोमियम और कॉपर इस तरह का विन्यास प्रदर्शित क्यों करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो। अब आती है बात संक्रमण तत्व की। संक्रमण तत्व जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व आपने देखा होगा, डी ब्लॉक जो है उसको आप संक्रमण तत्व बोल देते हैं, है ना, पर डी ब्लॉक में सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं बेटा। आज सुनिएगा कारण। तो संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं? देखिए डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में आता है, जानते हैं सभी। और आपको मालूम है कि डी ब्लॉक का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? बाह्यतम कोश से जस्ट एक कम, यानी कि बाह्यतम कोश यदि आपका n है तो उससे एक कम वाला n-1 डी में आता है। बोलिए आता है, n-1 डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो n-1 डी जो उपकोश है यदि वो पूरा भरा हुआ है, यानी कि जैसे 4s और 3d है ना, 4s तो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश का उपकोश है 4s, और उसके अंदर वाला मतलब बाह्यतम कोश कौन सा है? चौथा, और उसके अंदर वाला कोश कौन सा होगा? तीसरा, उसके अंदर वाला दूसरा, और उसके अंदर वाला पहला, है ना। ऐसे आपने देखा है एटम की स्ट्रक्चर देखी है आपने, एक कोश, प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, ऐसे चतुर्थ कोश, है ना। अब इस कोश में पूरा नहीं बनाया मैंने, इस कोश में 4s तो यहाँ है और 3d यहाँ है, ठीक है। इसीलिए तो इसको n, अगर ये nth कोश है, अगर इसको n बोलेंगे तो बताइए ये कौन है? n-1 है ना। ये कौन है? n-2 है, और ये कौन है? n-3 है। बोलिए है ना, यदि ये n है तो क्लियर है बात। और होते तो और हम लगा देते आगे,
ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो ये जो n-1 का जो d उपकोष है, ये यदि पूरी तरीके से भर गया, यानी कि 3D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए किसी भी तत्व की आणविक या आयनिक अवस्था में, आयनिक अवस्था और आयनिक और परमाणुवीय दोनों ही अवस्थाओं में, यदि ये 3D जो है वो पूरी तरीके से भर गया, या n-1 का जो D उपकोष है वो यदि पूरी तरीके से भर गया, तो फिर वो ट्रांजिशन तत्व नहीं कहलाता या संक्रमण तत्व नहीं कहलाता। संक्रमण तत्व, तो यहां से एक डेफिनेशन बनती है संक्रमण तत्वों की। वो डेफिनेशन क्या है कि वे तत्व जिनका n-1 D उपकोष अपूर्ण हो उसकी किसी भी आयनिक या परमाणुवीय अवस्था में, वो तत्व ही क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बोली बात समझ में आ रही है? क्या बोला है मैंने कि ऐसे तत्व जिनका n-1 D जो उपकोष है ना बेटा, वो पूर्णतया भरा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वो परमाणुवीय अवस्था हो या कोई भी आयनिक अवस्था हो। यदि वो पूर्ण भरा है तो आपका जो एलिमेंट है वो संक्रमण तत्व नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहां से ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? वे तत्व जिनका n-1 D उपकोष, जिसे आप उपांत्य कोश भी बोलते हैं, पेन अल्टीमेट शेल है ना, बोला था ना, पेन अल्टीमेट शेल, जिनका n-1 D उपकोष अपूर्ण हो उसकी किसी भी आयनिक या परमाणुविक अवस्था में संक्रमण तत्व कहलाता है। मतलब ऐसे तत्व जिनका n-1 D उपकोष जो है वो अपूर्ण हो उसकी किसी भी आयनिक या परमाणुवीय अवस्था में क्या कहलाता है बेटा? संक्रमण तत्व कहलाता है। ठीक है, अब जो संक्रमण तत्व हैं वो वर्ग नंबर 3 से चालू होते हैं और वर्ग नंबर 11 तक जाते हैं। वर्ग नंबर 12 के जो तत्व होते हैं ना वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते बेटा। देखिए, वर्ग संख्या 3 से 11 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। परंतु वर्ग संख्या 12 के तत्व कौन कौन से? जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। मतलब वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग संख्या 11 तक के जो तत्व होते हैं उनका n-1 D जो उपकोष होता है वो कैसा होता है बेटा? अपूर्ण होता है। परंतु वर्ग नंबर 12 के जो तत्व होते हैं उनका जो n-1 D उपकोष जो होता है वो कैसा हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। इसीलिए वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। जबकि वर्ग नंबर 3 से लेकर के वर्ग नंबर 11 तक के जो तत्व होते हैं वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं तो देखिएगा, अगर मैं वर्ग संख्या 12 के तत्वों की बात करूं, वर्ग संख्या 12 के तत्वों की मैं यदि बात करती हूं तो आप देखिएगा वर्ग संख्या 12 के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं अपने? जिंक, कैडमियम और मरकरी। बोलिए यही है, जिंक, कैडमियम और मरकरी।
है ना। जिंक, कैडमियम और मरकरी का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो देखिए आएगा आर्गन 3d10 और 4s2, यहां आएगा क्रिप्टन 4d10 और 5s2 और xenon 4f14 5d10 और 6s2, है ना। विन्यास तो यही है ना। आउटर विन्यास यदि या बाह्यतम विन्यास यदि मैं लिखूं तो 5d10 और 6s2 ही लिखूंगी, 4f नहीं लिखूंगी फिर मैं बाह्यतम विन्यास यदि मैं लिखूंगी तो अब आप देखो कि इसकी ये कौन सी अवस्था है, परमाणुवीय अवस्था है। जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसके आयनिक अवस्था नहीं है। कौन सी अवस्था है, परमाणुवीय अवस्था। इस परमाणुवीय अवस्था में आप देखिए कि जो D है N-1 D है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी आयनिक अवस्था बनाऊं कि भाई Zn अपनी आयनिक अवस्था 2+ में उपस्थित होता है, ऐसे ही कैडमियम भी 2+ में उपस्थित होता है और मरकरी भी अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके 2+ बनाता है। Hg+ भी होता है, 2+ भी होता है, ठीक है। अगर मैं इसका बाह्यतम विन्यास लिखूं तो इसमें क्या हो जाएगा, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 3d नहीं 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और 5s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। भाई आउटर मोस्ट जो है उसमें से ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो बाह्यतम कोश होता है इलेक्ट्रॉन उसी में से निकालते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए आप 5d में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, 6s में से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो भी ये कैसे भरे हुए होते हैं, पूर्ण भरे हुए होते हैं। कैसे हैं ये सभी, पूर्ण भरे, ठीक है। और यहां भी ये सब कैसे हैं, पूर्ण भरे। कैसे हैं सभी, पूर्ण भरे। तो पूर्ण भरे होने के कारण N-1D जो है वो पूर्ण भरा होने के कारण ये जो तत्व है ये अपनी परमाणुवीय अवस्था में भी इनका N-1D जो है वो पूर्ण भरा हुआ है और आयनिक अवस्था में भी इनका N-1 जो है वो पूर्णतया भरा हुआ है। इसलिए वर्ग संख्या 12 के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। बोलिए, बात समझ में आ गई क्या, संक्रमण तत्व नहीं, वर्ग संख्या 12 के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। कारण समझ में आया। इसके बाद आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम कि वर्ग नंबर 11 के जो तत्व हैं, वर्ग नंबर 11 के जो तत्व हैं उनका भी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा भरा हुआ है, N-1D। देख लेते हैं अभी उनको भी। देखिए वर्ग संख्या 11 के तत्वों की बात कर लेते हैं। तो वर्ग संख्या 11 के तत्व कौन कौन से हैं भाई, जिंक के जस्ट पहले कॉपर है जी। देखिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, आर्गन 3d10 और 4s1 पूरा भरा हुआ है। उसके बाद सिल्वर देख लो आप, है ना, इसका विन्यास क्रिप्टन 4d10 और 5s1 बाह्य विन्यास लिख रही हूं सिर्फ, और गोल्ड अपना सोना सोना चांदी, वाह क्या बात है। इनको कॉइन मेटल्स भी बोलते हैं बेटा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्या बोलते हैं, कॉइन मेटल, सिक्का धातुएं भी कहते हैं। तो वर्ग संख्या 11 के तत्व क्या कहलाते हैं, सिक्का धातुएं। सिक्का धातुएं क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि पुराने जमाने में यही तो सिक्के बनते थे, या तो कॉपर का सिक्का बनता था या गोल्ड का बनता था या सिल्वर का सिक्का बनता था, है ना। तो सिक्के इसी के इन्हीं धातुओं के बनते थे, तो सिक्का धातुएं कहा जाता है इन लोगों को। तो ऑरम या गोल्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आर्गन क्रिप्टन के बाद में आती है जीनॉन 5d। बाह्य विन्यास लिख रही हूँ, 4f14 नहीं लिखा मैंने, चलो लिख देते हैं यार, 4f14 5d10 और 6s1, ये इसका विन्यास है भाई। अच्छी बात है, विन्यास है। तो मैडम आप तो बोल रहे थे कि ये संक्रमण तत्व है, परंतु यहाँ तो ये देखो ये पूर्ण भरा हुआ है, ये भी देखो ये पूर्ण भरा हुआ है, और मैडम यहाँ देखो ये भी पूर्ण भरा हुआ है। बोलिए, ऐसी ऐसी आवाजें आ रही ना मेरे को, ऐसा ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा। पर मैंने आपको एक चीज और कही है यहाँ पर। क्या बात कही है, देखिए बात ये कही है
कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ें तो पैनी नजर से पढ़िए। क्या कहा गया है? वे तत्व जिनका n-1d उपकोष अपूर्ण भरा हो उसकी किसी भी आयनिक या परमाणुवीय व्यवस्था में। तो यहाँ हमने परमाणुवीय भी देखी थी और आयनिक भी देखी थी, परंतु उधर देखो, हाँ जी, ये देखिए, इसमें आप देखो, ये तो इसकी परमाणुवीय अवस्था है, इसकी आयनिक अवस्था भी देख लेते हैं। तो आयनिक अवस्था में देखिए, कॉपर की आयनिक अवस्था जो होती है आपको पता है, Cu जो है वो 2+ की फॉर्म में उपस्थित होता है। बोलिए, 2+ की फॉर्म में उपस्थित है। 2+ का मतलब क्या है कि इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। तो बताओ, एक यहां से जाएगा और एक अंदर से जाएगा। तो बताओ, अब की बार ये 3d9 हो जाएगा। बोलिए, हो गया 3d9, जो कि कैसा है? पूर्ण भरा है या अपूर्ण भरा है? अपूर्ण है। अपूर्ण भरा होने के कारण ये कैसा हो गया? अब संक्रमण तत्व कहलाया, क्योंकि इसकी आयनिक अवस्था में इसका जो D है या n-1d है वो कैसा है? अपूर्ण भरा हुआ है। और अपूर्ण भरा होने की वजह से ये क्या माना जाएगा? एक संक्रमण तत्व माना जाएगा बच्चों। ठीक है, सिल्वर को देख लेते हैं। ये लीजिए Ag+, हाँ Ag+, AgCl देखा होगा आपने, AgCl2 नहीं देखा ना, तो Ag+ की फॉर्म में होता है। और Ag+ की फॉर्म में यदि है तो देखिए, इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 5s में से जाएगा, और 4d जो है ना, ये पूर्ण भरा हुआ आपको मिल रहा है। फिर भी मैडम आप बोल रहे हो कि वर्ग संख्या 11 के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व हैं। यहाँ देखो सिल्वर, ये पूर्ण भरा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, आप गोल्ड की बात करती हूँ तो गोल्ड Cu2 Au2+ बनाता है, और Xe5d9 है ना, 4a14 मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो ये भी कैसा भरा हुआ है? अपूर्ण भरा हुआ है। तो गोल्ड का तो पता लग गया कि भाई यहां से ये कैसा है? संक्रमण तत्व है। अपूर्ण भरा होने के कारण ये कैसा है? संक्रमण तत्व है। परंतु सिल्वर का क्या? सिल्वर तो मैडम आप देख रहे हो कि पूर्ण भरा हुआ है। तो ये सिल्वर, इसका मतलब ये जो सिल्वर है वर्ग संख्या 11 का, यहाँ और यहाँ देखने पर ये पता लग रहा है कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। परंतु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं जैसे कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ Ag2+ अवस्था में उपस्थित होता है। अगर Ag2+ बन गया तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और निकलते ही ये क्या बना लेगा? 4d में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? 4d में इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने? 9। और 9 होते ही ये कैसा है? अपूर्ण है। तो इसका मतलब ये अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ट्रांजिशन एलिमेंट तो बना ना, भले इस परमाणुवीय अवस्था में नहीं बना, इस आयनिक अवस्था में नहीं बना, पर उस आयनिक अवस्था में तो बना। और वो आयनिक अवस्था कब आएगी? जब ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में ये रिएक्ट करेगा या यौगिक बनाता है। तो जब सिल्वर ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ में यौगिक बनाता है तो वहां पर वो Ag2+ अवस्था में उपस्थित होता है। और इस 2+ अवस्था में जब सिल्वर उपस्थित होता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आ जाता है बेटा? 4d9 आ जाता है। और 4d9 एक अपूर्ण विन्यास होने के कारण, n-1d जो उपकोष है वो अपूर्ण होने के कारण ये क्या माना जाता है? संक्रमण तत्व माना जाता है। क्लियर है बात? तो वर्ग संख्या 11 के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। 12 वाले जो तत्व है ना वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आप दे दीजिएगा। अगली बात करते हैं। तो देखिए, परमाणु आकार और त्रिज्या के बारे में अब हम बात करेंगे। यहाँ पर परमाणु आकार और त्रिज्या भी हम किसी की बताएंगे? केवल और केवल प्रथम संक्रमण तत्वों की। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D सीरीज के परमाणु आकार और त्रिज्या की बात करते हैं। तो देखिए, परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या कहलाती है ना? किसी भी तत्व के परमाणु के
नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। जब भी किसी परमाणु त्रिज्या की बात की जाती है तो परमाणु के नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो डिस्टेंस होती है या जो दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है बेटा? परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब परमाणु त्रिज्या जो संक्रमण जो श्रेणी है या जो 3D सीरीज है ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का निर्धारण निम्नलिखित दो कारकों द्वारा होता है। देखिए, संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, वैसे तो हम क्या बोल देते हैं जनरली कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणुओं का जो आकार है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी है वो भी बढ़ती चली जाती है और साइज जो है वो बड़ा होता चला जाता है। और हम जब लेफ्ट टू राइट आते हैं किसी भी आवर्त में, है ना, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का जो आकार है वो कैसा हो जाता है बेटा? घटता है। क्यों? क्योंकि कोश तो वही रहता है, परंतु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्सों के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अधिक पास आते हैं और दूरी जो है वो कम होती चली जाती है। इतनी भी कम नहीं होती जितनी मैंने बता दिया, ऐसे ऐसे करके इतनी भी नहीं होती, पर हाँ हो जाती है कम। तो पर प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है उसका निर्धारण निम्नलिखित दो कारक करेंगे। अब वो दो कारक कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला कारक नाभिकीय आकर्षण। मैंने अभी कहा कि नाभिकीय आकर्षण के बारे में मैं बात बताती हूँ आपको कि आपको पता है कि जो संपूर्ण धनावेश है परमाणु का वो कहाँ है? उसके नाभिक के अंदर है। बोलिए, नाभिक के अंदर ही है उसका संपूर्ण धनावेश। संपूर्ण धनावेश का मतलब क्या है? जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सभी के सभी कहाँ उपस्थित होते हैं बच्चों? नाभिक के अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? बाह्य कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, है ना। कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो धनायन, अच्छा, परमाणु के 3 अवपरमाणु कण होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल। उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क सिर्फ किसकी वजह से पड़ रहा है? प्रोटॉन की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे नाभिक का आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। अब नाभिक किसको आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है वो धनावेशित होते हैं। तो धनावेशित प्रोटॉन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने पास में बुलाने की कोशिश करेंगे, बुलाने की या उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास में वो क्या करेंगे? बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपने पास में खींच के रखने की कोशिश करेंगे। और पास में खींच के रखने की वजह से क्या होगा? परमाणु की त्रिज्या जो है वो कैसी आएगी? कम आएगी। बोली, बात समझ में आई? तो यहाँ हम लिखते हैं नाभिकीय आकर्षण। नाभिकीय आकर्षण में हम लिखते हैं क्या कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है
जिससे बाह्यतम ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है और परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है। नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक के जो प्रोटॉन हैं वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। नाभिक जो है धनावेशित नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे ना, और इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी घट जाएगी तो परमाणु की त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या नाभिकीय आकर्षण के बताइए समानुपाती हुई या विषमानुपाती हुई? बताइए, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। तो भैया नाभिकीय आकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणु त्रिज्या नाभिकीय आकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बोलिए इतनी बात समझ में आई क्या? परमाणु की त्रिज्या यदि बढ़ानी है तो नाभिकीय आकर्षण कम करना पड़ेगा, या नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या कम होगी। तो नाभिकीय आकर्षण और परमाणु की त्रिज्या एक दूसरे के कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण लगाएंगे और उस आकर्षण की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की तरफ खींचते चले जाएंगे और नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो कम होती चली जाएगी। तो नाभिक के आकर्षण एक कारक है। दूसरा कारक देखिए, दूसरा कारण है परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव। देखिए परिरक्षण प्रभाव कई बार पूछ भी लिया जाता है, इसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसे कहा जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। ये देखिए किस प्रकार से है कि जब आपको पता है कि बाह्यतम नाभिक जो है ना, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चित्र से इसको समझाने का प्रयास करती हूँ, थोड़ा साइड में बना लेती हूँ इसको। देखिए कि ये आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कोश बनाए है ना। अब आपको पता है बाह्यतम जो कोश के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होंगे? यहाँ होंगे, है ना। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होंगे? यहाँ उपस्थित होंगे, है। और इससे जस्ट अंदर वाली, भाई ये तो 4s है ना। आप जानते हैं कि जब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 4s में की बजाय 3d में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है और 3d के जो इलेक्ट्रॉन है, 3d के इलेक्ट्रॉन इस कोश में भरे जाएंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम कोश में भरे जाएंगे। तो 4s के इलेक्ट्रॉन इसमें और 5d के 3d के इसमें भरे जाएंगे। बोलिए ऐसा होगा। अब ये एक नाभिक है, ये नाभिक इस पर भी इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर भी अपना आकर्षण लगा रहा है और यही नाभिक इस पर भी अपना आकर्षण लगा रहा है। ठीक है, तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के साथ साथ परमाणु की त्रिज्या कम होती है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा? जब नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर अपना आकर्षण लगाएगा
तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो घूमते घूमते इसके जस्ट सामने आ जाएगा, यहाँ इस जगह पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाता है ना, घूमते हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के जस्ट सामने आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक का आकर्षण जो है वो वहां तक नहीं लगने देता है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर अंदर वाला जो उपांत्य कोश है उसका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण नहीं लगने देता, और बल्कि उल्टा उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, इस प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है और आगे चला जाता है, और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। परमाणु की त्रिज्या कैसी हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, और नाभिक से लेकर के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है, तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ जाती है। तो टोटल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जब अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण नहीं लगने देते हैं और उल्टा उस इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव है वही क्या कहलाता है, परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो हम कहें कि संक्रमण श्रेणी में संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोश में भरे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिकीय आकर्षण के विरुद्ध प्रतिकर्षण लगाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही तो करेगा, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन दूसरे ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, परंतु नाभिकीय आकर्षण जो है वो उस पर लगने नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, आमने सामने आ जाएंगे तो रिपेल ही करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं बेटा, n-1 डी उपकोश में भरे जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं n-1 के आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण के विरुद्ध प्रतिकर्षण लगाते हैं। यह प्रभाव क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और ये परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, और इस परिरक्षण प्रभाव की वजह से जो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, और परिरक्षण प्रभाव बढ़ने की वजह से क्या होता है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो भी बढ़ जाती है। तो यहां मैं लिख देती हूं कि परिरक्षण प्रभाव के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। टोटल मिला के क्या बात हुई, जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा नाभिक से जो दूरी है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की वो भी उतनी ज्यादा होगी, और नाभिक से दूरी जितनी ज्यादा होगी परमाणु की त्रिज्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोनों एक दूसरे के कैसे हुए, परमाणु त्रिज्या और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के
समानुपाती हुए, जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव उतनी ज्यादा परमाणु की त्रिज्या, है ना, तो उतना ही ज्यादा डिस्टेंस नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। तो दो कारक हम लोगों ने पढ़े परमाणु की त्रिज्या के लिए। क्या पहला तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए पहला हम लोगों ने पढ़ा नाभिकीय आकर्षण। नाभिकीय आकर्षण परमाणु त्रिज्या का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा और एक बढ़ेगा तो एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। और दूसरा कारण हम लोगों ने देखा क्या, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जो है परमाणु त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और दूसरा बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा तो पहला भी कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। अब हम जो है परमाणु त्रिज्या पर चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक, तो जो परमाणुवीय त्रिज्या है वो किस प्रकार से चेंज होती है उसके बारे में मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि परमाणुवीय त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है यहाँ संक्रमण तत्वों की। देखिएगा परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है, मैं यहाँ पर बना देती हूँ कि स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक तो बेटा परमाणुवीय त्रिज्या कम होती है। लगातार परमाणुवीय त्रिज्या स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक कम होती चली जाती है। देन फिर क्रोमियम के बाद में मैंगनीज की परमाणुवीय त्रिज्या बढ़ती है। फिर मैंगनीज से कोबाल्ट निकल तक ये इस तरीके से समान रूप में चलती है और फिर उसके बाद में ये जिंक तक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का विचलन यहाँ पर परमाणुवीय त्रिज्या का पाया जाता है। इसकी जो परमाणुवीय त्रिज्या होती है बेटा वो 164 पिकोमीटर्स लगभग की पाई जाती है। ठीक है, 164 पिकोमीटर्स और ये 137 पिकोमीटर्स लगभग की पाई जाती है। ठीक, सॉरी मैंगनीज की 137 पिकोमीटर्स जो है इसकी 137 पिकोमीटर्स लगभग की पाई जाती है। और कोबाल्ट से निकल तक की जो परमाणुवीय त्रिज्या है वो 125 पिकोमीटर की पाई जाती है। 125 पिकोमीटर लगभग की पाई जाती है। तो टोटल मिला के यह है कि परमाणुवीय त्रिज्या स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक, यानी कि स्कैंडियम टाइटियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटियम वेनेडियम से लेकर के क्रोमियम तक तो ये लगातार कम होती चली जाती है। क्रोमियम के बाद में जस्ट बढ़ जाती है मैंगनीज की 137 पिकोमीटर्स हो जाती है। फिर कोबाल्ट और निकल की लगभग बराबर चलती है। देन फिर जिंक की ये बढ़ जाती है। तो आप इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा, किस तरीके से कि साइंस क्रिएचर है ना, साइंस क्रिएचर का मतलब है जैसे क्रिएचर जैसे साइंटिस्ट वगैरह के बारे में आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जो ऐसा धारणा होती है अलग अलग कि जो साइंस वाला व्यक्ति होता है ना वो बड़ा धुन का पक्का होता है ना, तो उसके मन में क्या चल रहा होता है ना इसको कोई नहीं समझ पाता है ना। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं साइंस क्रिएचर के मन को कोई नहीं जानता। बात समझ में, मतलब विचलन कहाँ कहाँ दर्शाना है, साइंस क्रिएचर का मन कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी जो परमाणुवीय त्रिज्या है उनको ध्यान रख सकते हैं। क्या, साइंस क्रिएचर का मन कोई नहीं, कोबाल्ट को मैं लिखूंगी कोई और निकल को मैं लिखूंगी नी, कोई नहीं जानता कि साइंस क्रिएचर के मन में क्या चल रहा है या साइंस की क्रिएटिविटी को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। तो यहां से आप परमाणुवीय त्रिज्या को इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस क्रिएचर के मन को कोई नहीं जानता। ठीक है, तो यह परमाणुवीय त्रिज्या का क्रम। ठीक है, साइंस मतलब स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक जो है परमाणु त्रिज्या कम होती चली जाती है। फिर क्रोमियम से मैंगनीज की ये बढ़ जाती है और मैंगनीज के बाद में कोबाल्ट और निकल की जो है वो लगभग समान चलती है और जिंक की फिर से बढ़ जाती है। तो परमाणु त्रिज्या के बाद में हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या पर चर्चा करते हैं। तो आयनिक त्रिज्या देखिए कि अब आप जानते हैं कि जितने भी ये जो परमाणु हैं वो 2+ बनाते हैं आयनिक। तो देखिए स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक आयनिक त्रिज्या घटती चली जाती है। आयनिक त्रिज्या जो है स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक घटती चली जाती है। बाद में जिंक की जो आयनिक त्रिज्या होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसका कारण क्या है समझिए, इसका कारण क्या है कि
Zn2+ में धात्विक बंध बनाने हेतु धात्विक बंध बनाने हेतु 4s के इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? देखो, जब ये Zn2+ बनाएगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है? 4s के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और 4s के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? क्योंकि जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 3d10 और 4s2। तो किसके इलेक्ट्रॉन गए? 4s के इलेक्ट्रॉन गए। 4s के इलेक्ट्रॉन मतलब जिंक का आया। यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं या बाह्य विन्यास यदि मैं बनाऊं, मैं लिख देती हूं बाह्य विन्यास। बाह्य विन्यास की यदि मैं बात करूं तो देखिए, जिंक का बाह्य विन्यास क्या है? 3d10 और 4s2। परंतु धात्विक बंध बनाने के दौरान यह जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से त्याग रहा है? 4s के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं। 4s के इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं तो धात्विक बंध बनाने के लिए भी कौन से इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त किए गए हैं? 4s के इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त किए गए हैं। तो देखिए, Zn2+ में धात्विक बंध बनाने हेतु 4s के इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना? 4s के इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त किए जाते हैं तो फिर क्या होता है कि इसका जो धात्विक बंध है वो कैसा बनता है? कम मजबूत बनेगा, है ना? अब कोई चीज यदि कम आपने मजबूती से पकड़ रखी तो उसकी जो त्रिज्या है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अतः या जिससे धात्विक बंध दुर्बल हो जाते हैं और Zn2+ की आयनिक त्रिज्या का मान Cu2+ से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है। जिंक में क्या है भाई? कॉपर में तो चलो एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला और एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाला गया है ना? इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाता है। परंतु जिंक में क्या होता है कि 4s के जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाते हैं और इनके निकलने की वजह से क्या होता है कि धात्विक जो बंध बनता है वो 4s के इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनता है, ना कि 3d के इलेक्ट्रॉनों की वजह से। और ये जो बंध होता है वो कैसा होता है? इतना मजबूत नहीं होता है, थोड़ा सा ढीला या दुर्बल बंध होता है। और जब दुर्बल बंध होते हैं तो फिर क्या होता है? जो आयनिक त्रिज्या है उसका मान जो है वो बढ़ जाता है। तो समझ में आया आप लोगों को कि जिंक का जो भाई ये तो क्रमागत रूप से जो है वो कम होती चली जा रही है। जिंक स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक तो ये क्रमागत रूप से कम होती चली जा रही है। पर जिंक में ऐसा क्या हुआ? तो जिंक में ये हुआ कि 4s के इलेक्ट्रॉन जो है वो धात्विक बंध बनाने का काम करते हैं और वो दुर्बल धात्विक बंध बनता है। और दुर्बल धात्विक बंध होने की वजह से उसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसी के साथ में आज का जो लेक्चर है इसे मैं यहीं पर विराम देती हूँ और आगे की जो चर्चा है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आयनन एंथैल्पी वगैरह के बारे में वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।